सेकंड लॉ न्यूटन्स के जो है गति के, उससे जो है हमें जो डेफिनेशन है वो फोर्स का डेफिनेशन मिलता है। थर्ड लॉ के अनुसार ओके। हर एक डॉपलर इफेक्ट सुना आपने? इफेक्ट सुना है। बताइए। डॉ- जी मैम, डॉपलर इफेक्ट के अनुसार अगर कोई भी खास करके एकॉस्टिक से रिलेटेड है, साउंड से रिलेटेड, जब हम किसी सोर्स के पास जाते हैं तो जैसे जैसे सोर्स जो साउंड का जो सोर्स है, अगर उससे हम जैसे जैसे दूर होते जाते हैं तो उसका इफेक्ट भी कम होता जाता है, जिसको फ्रिक्वेंसी कहते हैं। और जैसे जैसे उसके क्लोज आते जाते हैं सोर्स के, तो फ्रिक्वेंसी भी बढ़ता जाता है। ये डॉपलर्स के इफेक्ट। पी टाइप एन टाइप डोपिंग सुनी है सेमीकंडक्टर में? जी मैम, सुनिए। क्या डिफरेंस है पी टाइप एन टाइप डोपिंग में? मैम, जब फोर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में जब फोर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से एक जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, तो वहाँ पे मैम एक आयंस क्रिएट होता है, जिसको, सॉरी मैम मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के से संबंधित है। मैं इसे जरूर पढ़ लूंगा मैम। सेमीकंडक्टर कंडक्टर सुना है आपने? जी मैम से हाँ, जी मैम। कंडक्टर में कैसे कंडक्टिविटी जो फ्लो कर रही है वो कैसे फ्लो करती है, क्या प्रिंसिपल बेस्ड होता है इस पे? कंडक्टर मैम उस सब्सटेंस को, मैटर्स को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो होता है। उसमें जनरली जो इलेक्ट्रॉन्स का जो स्ट्रक्चर होता है काफी क्लोज होता है। क्लोज होने तो से हम लोग करंट फ्लो करने का क्या कंडीशन है? मैंने प्रिंसिपल पूछा। जी मैम। मैम उसके जो इलेक्ट्रॉन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी क्लोज्ड होता है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो काफी फास्ट होता है बनिस्बत इंसुलेटेड के कंपेयर। ओके, बर्नौली प्रिंसिपल के कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं? मैम, बर्नौलीज प्रिंसिपल के सिद्धांत पे ही जो है जो एरोप्लेन्स है वो उड़ते हैं मैम। और दूसरा मैम एग्जांपल मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। एक तो एरोप्लेन्स का उड़ना भी उसमें बर्नौली प्रिंसिपल ही काम करता ओके, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन की एग्जांपल्स बताइए कुछ रियल वर्ल्ड में। है। रिफ्लेक्शन मैम, जैसे हम लोग मिरर में अपना इमेज देखते हैं तो वो भी रिफ्लेक्शन ही है। बाकी जब लाइट्स किसी भी जब मेरा खास करके जो प्लेन सरफेस है उस पर अगर पड़ता है तो रिफ्लेक्ट होता है सेम मीडियम में। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होता है मैम कि एक ही मीडियम में लाइट जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, ट्रेवल करता है। तो उसके एग्जाम्पल के रूप में, जैसे अगर पानी में कुछ सिक्का है तो उसका उठा हुआ मालूम पड़ता है, या मछली अगर हम देखते हैं तो वो थोड़ा सा उठा हुआ, इस तरह से कई एग्जाम्पल्स हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन सुना है आपने? जी मैम, सुना हुआ है। क्या है स्ट्रेस स्ट्रेन? सॉरी मैम, मैं इसका डेफिनेशन देख लूंगा, एग्जैक्ट डेफिनेशन है। ओके, आप अभी ट्रेन मैनेजर के पोस्ट पे है ना? क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं आप वहाँ पे? जी मैम, ट्रेन मैनेजर एज ए होल इंचार्ज होता है ट्रेन का, चाहे वो पैसेंजर हो या गुड्स ट्रेन हो। तो उसमें हम लोगों को कई काम है, जिसमें प्रमुख काम के रूप में देखें तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है विभिन्न डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन बना के ट्रेन का परिचालन करना। दूसरा मैम, जब हम लोग पैसेंजर ट्रेन में रहते हैं तो पब्लिक सारी चढ़ गई या जो भी सामान है, माल से गुड का लोडिंग अनलोडिंग सुनिश्चित करना। तीसरा मैम, गाड़ी जब गाड़ी चलती रहती है तो इस दौरान हमें एक्टिव रहना पड़ता है कि कोई ट्रेन में कुछ अनयूजुअल साउंड तो नहीं आ रहा है, या हॉट एक्सेल रिलेटेड, ये सब चलिए, सारी इतनी चीजें चीजें हैं। आपने मैनेज करनी सीखी। इसमें से जी जो मैम। मैनेजरियल बिहेवियर डेवलप हुआ आप में, कुछ डेवलपमेंट हुई होगी ना आपके इनर कोड में, उसको आप प्रशासनिक सेवा में इस्तेमाल करने का अवसर मिले तो कैसे इस्तेमाल करेंगे? मैम, जैसे ड्यूटी के दौरान जैसे विभिन्न डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन बना के कैसे काम लिया जाता है, तो वो एज ए टीम के नेतृत्व के रूप में वो कहीं ना कहीं प्रशासन में काम आएगा। सेकेंडरी चीज मैम, जब हम ड्यूटी पे रहते हैं तो हमें अलर्ट मोड में रहना होता है और चीज़ों को एनालाइज करना होता है, और एक्टिव डिसीजन तुरंत लेना होता है, तो जो कहीं ना कहीं प्रशासन में काम आएगा। खास करके जब कोई आपदा का सिचुएशन आ जाए तो एज ए ट्रेन मैनेजर सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप सही डिसीजन, क्विक डिसीजन लेना है। तीसरा माय मैम, लास्ट एज ए ट्रेन माय लास्ट मैनेजर। क्वेश्चन आप बता दीजिए। प्रेस बायोपिया की कंडीशन बता दीजिए और उसकी करेक्ट करने के लिए क्या
जी मैम। फेस बायोपिया में मैम एक ऐसी आई आई रिलेटेड एक ऐसा डिफेक्ट होता है मैम, जिसमें ना तो नज़दीक का चीज़ें दिख पाती है सही से, ना तो दूर की दिख पाती है। इसके लिए बाइफोकल लेंस का मैम यूज़ करते हैं उसको करेक्ट करने के क्या है बाइफोकल? नाम से मुझे कुछ समझा सा लग रहा है बट लिए। मैम क्लियरली नहीं समझ आ रहा मुझे बाइफोकल क्या मतलब है इसका? मैम ऐसा जी मैम। ऐसा एक ऐसा लेंस जिसमें दोनों लेंस फिटेड करते हैं, खास करके नीचे भी रहते हैं और ऊपर भी, मतलब सेम कौन से नॉर्मल दोनों चश्मा लेंस? कॉनकेव और कन्वेक्स दोनों में। हाँ, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। किसको हम कन्वर्जिंग कहते हैं, किसको डाइवर्जिंग कहते हैं और क्यों? जी मैम। जी मैम, जब कॉन्वेक्स लेंस में को मैम हम लोग उसको हम लोग चूंकि सारे जब वो लाइट जब वो उस पे पड़ता है तो वो सारे लाइट के रेज को एक जगह वो कलेक्ट कर देता है, एकत्रित कर देता है, इसीलिए उसको हम लोग कन्वर्जिंग कहते हैं। और कनकेव मैम उस लेंस में क्या होता है, जब लाइट पड़ता है तो लाइट डिस्पर्स हो जाता है, तो उसे हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते क्या यंग उम्र जैसे कि 20-30 की उम्र में भी प्रेसबायोपिया होता है या फिर बच्चों को? कभी सुना है प्रेसबायोपिया आपने? हैं। इसलिए ज्यादातर विशेषकर जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उसको होता है, ज्यादातर सिर्फ ओल्ड एज वृद्ध में व्यक्ति होता है। पे? हाँ, ज़्यादातर ओल्ड एज में आपने ये तो सही बताया, क्यों होता है? कारण मुझे समझ नहीं आ रहा है। बाकी मायोपिया है तो वो तो छोटे बच्चों में भी दिखने को मिलता है। क्या जी मैम, कारण? मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रहा हूँ, हुँ, जो लेंस का जो है मैम, जो हमारे आई लेंस होते हैं, तो उसमें दोनों डिफेक्ट जो हमारा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया वाला दोनों कंडीशन उस लेंस की वजह से, मैं यही रिकॉल कर पा रहा हूँ, बाकी मैं इसको हुँ। जरूर पढ़ लूंगा। थैंक यू रमन जी। थैंक यू मैम। रमन, हाल ही में बिहार बजट पारित हुआ है। इसमें कुछ टर्म मुझे समझ में नहीं आया। अब बताइए कि ये डिफेंस कॉरिडोर एक टर्म था कि बिहार में डिफेंस कॉरिडोर खोले जाएंगे, ये क्या होता है? डिफेंस बिहार सरकार पे प्रयास कर रही है और केंद्र सरकार भी। डिफेंस कॉरिडोर का अर्थ होता है जो भी रक्षा उत्पादक सामग्री है वो बिहार में बनाई जाएगी, खास करके हमारी कुछ एरिया जैसे मुंगेर का एरिया हो गया, बिहटा हो गया, तो इससे कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर क्रिएट होंगे और हमारा जो बिहार है वो औद्योगिक औद्योगिक रूप अगला से एक भी टर्म कहीं ना था कहीं डेवलप। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ये क्या होगा? इसके सॉरी सर, मैं गेस कर सकता हूँ? जी बताइए। इसके तहत जो भी खास करके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी कंपनियां, जो फॉरेन कंपनियां हैं, उसको आकर्षित किया जाएगा और यहाँ पे एआई से रिलेटेड, ड्रोन से रिलेटेड ये सब को डेवलप किया जाएगा और खास करके जो बिहार के युवा है उसको इसमें जोड़ने का तो काम फिर किया मेगा टेक सिटी क्या बनेगा? एक मेगा टेक सिटी भी बनाने की बात की गई है। जाएगा। सर, मेगा टेक सिटी का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहाँ पे सारे मतलब एक ही जगह पे सारे कम्युलेटेड रूप से एक ही जगह पे सारा टेक्नोलॉजी का तो फिर क्या प्रशिक्षण अंतर या है यूज। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और मेगा टेक सिटी के बीच में? सर, मैं गेस कर सकता हूँ? जी गेस करें। सर, जहाँ तक मैं ग्लोबल की अगर बात करें तो इसमें पूरे विदेशी कंपनियां भी इन्वॉल्व रहेगी, लेकिन अगर मेगा टेक सिटी है तो इसमें भारत की कंपनियां मैक्सिमम मैक्सिमाइज रूप में रहेगी। आप इतना ही गेस कर पा रहे हैं? जी सर, अभी इतना ही रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, बाकी चलिए, मैं सर इसको पढ़ लूंगा। ओके, कोई बात नहीं। आपने सेंट्रल बजट देखा होगा, केंद्रीय बजट पढ़ा है? जरूर पढ़ा। जी सर, पढ़ा। जी बताइए, बिहार के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? जी, बिहार के लिए सर जैसे 7 कॉरिडोर बनाए जाएंगे, तो उसमें से एक बिहार के लिए भी वाराणसी से सिलीगुड़ी हाई स्पीड कॉरिडोर मिला है। दूसरा सर, रेलवे के द्वारा जो है बजट जो है दस हजार 10,000 समथिंग सर, 10,000 से कुछ ज़्यादा है, 10,300 के आसपास करोड़ रुपए रेलवे के द्वारा बजट एलोकेट किए गए हैं। तीसरा सर, जो 6 राष्ट्रीय जलमार्ग है वो बिहार में डेवलप किया जाएगा। चौथा सर, महिलाओं के लिए जो हॉस्टल्स की व्यवस्था, खास करके छात्राओं को जो स्टेम एजुकेशन से संबंधित है, टेक्निकल
इंजीनियरिंग वगैरह से, उसके लिए हॉस्टल्स की व्यवस्था हर एक जिला में करवाई जाएगी। सर 5वां मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया था आम बजट में। ये कब किया गया था? सर 2017 में नीति आयोग की सिफारिश पे सर इसको मर्ज किया गया था। और इसे सेपरेट कब किया गया था? सेपरेट सर एक्वार्ड कमेटी की रिपोर्ट 1924 में आई थी, तो 1924 के बाद से सेपरेट ही लगभग पेश हो रहे थे, बाद में 2017 में क्योंकि आप रेलवे में कार्यरत भी हैं, तो मुझे ये बताइए कि आम बजट से में मिला देने के बाद जो रेल बजट अब आता है, उस पे लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं। सरकारें क्या रेलवे के मद में कटौती करती जा रही हैं? नहीं सर, जहाँ तक मेरा मानना है कटौती तो नहीं कर रही है। पहले अलग-अलग पेश होता था तो लोगों का ज़्यादा ध्यान रहता था। नीति आयोग ने सिफारिश किया था कि चूँकि रेलवे कहीं न कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना से जुड़ा हुआ है, तो नीति आयोग चाह रही थी कि उसको आम बजट के साथ ही दिखाया जाए। क्या कारण था आम बाकी बजट में मर्ज कर देने का इसको? अच्छा तो था, अलग से बजट आता था, हम लोग भी पढ़ते थे, बहुत अच्छे से देखते थे रेलवे में क्या विकास हो रहा है। हमारे यहाँ से कौन-सी ट्रेनें मैंने चली। मैं सर नीति आयोग की सिफारिश में पढ़ा था, लेकिन अभी मैं 2-3 पॉइंट उसने बताया, जिनमें एक था कि जो अवसंरचनात्मक विकास है, जैसे ही रेलवे अलग हो जाती है तो वो कम दिखने लगता है सर, तो इसलिए शायद बाकी 2 कारण मैं सर और आप नहीं सोच पा रहे हैं। मैं इसको ज़रूर पढ़ूँगा। सुरक्षात्मक दृष्टि से इस बार के बजट में, रेलवे के बजट में क्या-क्या व्यवस्थाएँ की गई है? क्या-क्या आवंटन किए गए हैं? सर अभी बजट में लगभग 1,20,000 करोड़ से ज़्यादा रुपये जो है संरक्षा की दृष्टि से खर्च किए जाएँगे, जिसमें कवच 4.0 कवच सिस्टम को इंस्टॉल करना, दूसरा सर सिग्नलिंग सिस्टम को ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम में करना, तीसरा जो है ट्रैक की जो स्पीड है, सर उसको भी कहीं न कहीं बढ़ाना, जिससे वंदे भारत जैसे ट्रेन चले। चौथा सर जितने भी हमारे पैनल्स होते हैं, खास करके जो एसएम मास्टर ऑफिस में, तो उस पैनल को ईआई इंटरलॉकिंग, आरआरआई इंटरलॉकिंग, ईआई मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम हो, मानवीय भूल की वजह से एक्सीडेंट ना हो। तो लगभग-लगभग कई डायमेंशन में सर इस संरक्षा पे काम किया जा रहा है, और रेलवे का मिशन है ज़ीरो एक्सीडेंट फ्री, तो उस पे सर लगातार प्रयास जारी है। ओके, थैंक यू वेरी मच शर्मा। थैंक यू। हेलो रमन जी। फिजिक्स पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है क्या? जी मैम, लगभग 2015 में ग्रेजुएशन किया था, तो अभी मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, लेकिन जो कब मैंने है पढ़ा इंटरव्यू? था वो आया नहीं। कि इंटरव्यू मैम कब है? 21 फरवरी। 21 फरवरी, अभी समय है। क्योंकि चूँकि फिजिक्स से आपका लंबा लगाव रहा है, तो फिजिक्स को थोड़ा-सा और वाइंड अप करने की आवश्यकता है। उसी पे लगा हूँ। हाँ, इसको देख लीजिएगा। और चूँकि करंट अफेयर से भी सर ने अभी बजट वजट आया है, तो आपको भी ध्यान में होना चाहिए ना कि अभी ये सब चीज़ें करंट, एक बिल्कुल करंट है। तो इसकी थोड़ी समझ और डेवलप कर लीजिए। हो सकता है अभी कम टाइम दिया हो आपने, ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं आए हुए, तो इस पे थोड़ा और टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। एक-एक सेक्शन को लेके जितना टाइम स्पेंड करेंगे, उतनी अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी ना, तो किसी आंसर में ये चीज़ें कोट करने में ईज़ी होगा आपके लिए। तो इसका थोड़ा-सा करंट अफेयर पे अभी रिवीजन आपको चाहिए। फिजिक्स की रिवीजन चाहिए, बाकी आप आंसर बहुत स्मूथली करते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी आ रहा होता आंसर तो बीच में एक हल्की सी स्माइल के साथ रिकॉल करूँगा करके अब जो आगे बढ़ते हैं ना वो बहुत अच्छा है। इसको कंटिन्यू रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आएँगे क कितनी भी आपकी तैयारी हो। जैसे अभी बोला आपने कि आपने फिजिक्स पढ़ा, मैंने नहीं पूछा। उस दिन भी ऐसा ही कुछ होगा कि जो आप पढ़ के गए थे, कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपसे वही पूछे जाएँगे जो आपने पढ़ा ही नहीं है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखिएगा कि आराम से सॉरी बोल के, और जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसका जितने अच्छे से भी आंसर आपने किया ना, सिर्फ नहीं, जो क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चंस तो अपने नहीं आया आपको, लेकिन जो क्वेश्चन आए उसको आपने आंसर बहुत अच्छा किया। तो इस चीज़ को मेंटेन रखिएगा वहाँ पे। जितने क्वेश्चन्स आ रहे हैं, उसको बिल्कुल स्मूथली कॉन्फिडेंस के साथ, लगना ही नहीं चाहिए कि पीछे मैंने कुछ छोड़ा है। मुझे आगे जो आने वाला है उस पे ध्यान है। लेकिन अभी टाइम है चूँकि, तो रिवाइज़ करना बनता है। तो थोड़ा-सा और वाइंड अप कर लीजिएगा। फिजिक्स को भी बहुत बेसिक-बेसिक भी मैंने पूछा तो वहाँ आप रह गए। अभी प्रेस बिल्कुल, वहाँ बायोपिया में दिख भी रहा आपने था वो सही से चीज़। आंसर नहीं दिया। जी सर? वो चीज़ दिख रहा था मैम, बहुत बेसिक क्वेश्चन्स में भी फँस जा रहे थे ये। हुँ। जी, जी।
और दूसरी इस बात बात का भी इंटरव्यू मुझे इंटरव्यू देखना में है। खास करके करंट अफेयर से संबंधित में जो बजट इकोनॉमिक सर्वे आया है, इनसे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप भी इनकी तैयारी अच्छे से कर लें, क्योंकि जब तक कोई बहुत बड़ा मुद्दा फिर आएगा नहीं, तब तक ये चलते रहेगा। 15 फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट है, बजट इकोनॉमिक सर्वे है, बिहार का भी बजट है, इंडिया का भी बजट है, और बिहार का भी इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे है। तो इस तरीके से इस ये पर सब तैयारी एक अच्छी कर हैंडबुक लेंगे। है, इन सब चीजें हैंडबुक है, आपको होल्ड करके चलना ही चलना है। ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है ना, जी मैम। सब आ रहे, बजट आ रहे, तो ये एक हैंडबुक है कि आप ये सोच नहीं सकते कि इससे आएगा तो पढ़ूंगा, नहीं आएगा। इस सब चीजों का एक एटलीस्ट आपको आइडिया होना बहुत आवश्यक है। अब चूंकि सर ने बताया कि अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी, क्योंकि अभी रिसेंट में यही चीजें हैं उनके पास मोर ओवर डॉक्यूमेंट में, तो अभी इस पे फोकस करना और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ऑल द बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट। राहुल कुमार अग्रवाल। यस सर। हेलो राहुल जी, हेलो मैम। आपकी कैमरा ऑन नहीं है? ऑन है ना? अब दिखाई दे रहा है क्या मैम? हाँ, अभी आ गया, अभी आ गया। अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मैम मेरा नाम, सॉरी मैम, मेरा पूरा नाम राहुल कुमार अग्रवाल है। मैं सुपौल जिले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन IIT ISM नहीं धनबाद नहीं से नहीं, इलेक्ट्रिकल में इंट्रोडक्शन की। में बताया गया होगा ना कि अपना नाम और अपने जिले को आप एक्सक्लूड करते हुए इंट्रोडक्शन देते हैं ना, तो कृपया वैसे दें। मैंने अपना ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है IIT ISM धनबाद से। उसके बाद मैंने लार्सन एंड टुब्रो के लिए 1 साल काम किया। उसके बाद मैम मैं अभी एज अ RO लौरिया वेस्ट चंपारण में पोस्टेड हूँ। कहाँ पे पोस्टेड हैं आप? लौरिया वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण में। इसके पहले अपने लार्सन एंड टुब्रो में कब किया, बीटेक कब किया? 2019। ओके, मतलब 19 से आप कंटिन्यू वर्किंग ही है? नहीं मैम, 19 के बाद मैंने 1 साल काम किया था। उसके बाद उसको छोड़ दिया था। फिर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। फिर मेरा 69th में मैम एज RO सिलेक्शन हुआ। ओके, अभी और बेहतर की तलाश में यहाँ पहुंचे हैं। यस मैम। ये बेहतर की तलाश जो है वो किस किस पैरामीटर्स पे आपके लिए डिपेंड करती है? आप जैसे अभी एक पद पे हैं और दूसरे के लिए जो बेहतर की तलाश